नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और यहाँ से आपको प्री में क्वेश्चन जरूर आते हैं। मैथ्स में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके प्री परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम देने जाएं या स्टेट एग्जाम देने जाते हैं पीसीएस का। तो चलिए शुरुआत करते हैं जलवायु परिवर्तन। सबसे पहले बात आती है, जब नाम ही जलवायु परिवर्तन लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करें तो सीधा सीधा संबंध है तापमान तथा मौसम से। सीधा संबंध इससे, जलवायु परिवर्तन का सीधा संबंध तापमान तथा मौसम के स्वभाव में जो दीर्घकालीन बदलाव होता है उसको हम कह सकते हैं कि इनके स्वभाव में क्या हो। इनका जो स्वभाव है, स्वभाव में हम ये कहेंगे जो दीर्घकालीन दीर्घकालीन जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को या कह सकते हैं बदलाव को। एक ही बात, तो मूल तौर पर कहेंगे कि वो आपका जलवायु परिवर्तन। इस तरह के बदलाव प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे सूर्य की गतिविधि में बदलाव आ जाए, या बड़े ज्वालामुखी विस्फोट का, या मानव प्रेरित एक्टिविटी की वजह से। मुख्य रूप से कोयला, तेल या गैस जैसे जीवाश्म ईंधन इसमें मूल तौर पर आते हैं। जीवाश्म ईंधन जलाने से हान ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटे, कहना चाहिए कंबल की तरह जो काम करता है। सूर्य की गर्मी और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो तापमान बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग की तरह की क्या करता है, सतह पर काम करता है। ओजोन परत जो होती है उसको नुकसान पहुंचा। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की सतह के निकट वायुमंडल के तापमान में औसत वृद्धि है, जो कि जलवायु पद्धति के बदलाव में मुख्य योगदान देती है। जलवायु परिवर्तन में वैश्विक तापमान में वृद्धि शामिल है, लेकिन ये परावैंगनिक एक व्यापक तौर पर हो सकते हैं। परावैंगनिक किरणों के माध्यम से तौर पर हम इसको देख सकते हैं। महासागर का अम्लीय आदि तौर पर बढ़ना भी इसके प्रभाव के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं कि सबसे पहले बात, अब हम समझेंगे एक एक पॉइंट को। हरित गृह प्रभाव, कि आखिर हरित गृह प्रभाव क्या होता है। हरित गृह प्रभाव भाई, कुछ सौर विकिरण पृथ्वी तथा वायुमंडल द्वारा जो परावर्तित हो रहे हैं। कुछ अवरक्त किरणें वायुमंडल से विरक्त होते हैं और कुछ अवशोषित होते हैं। अधिकांश पुनः उत्सर्जित हो जाते हैं और यह प्रक्रिया पृथ्वी की सतह या निम्न वायुमंडल को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। पृथ्वी की सतह द्वारा अपरोध विकिरण को उत्सर्जित किया जाता है। वायुमंडल और पृथ्वी का जो टेम्परेचर, वो अधिकांश विकिरण पृथ्वी की सतह के द्वारा जो अवशोषित कर लिया जाता है और उससे पृथ्वी पर क्या हो जाता है, गर्म होना बनता हुआ प्रभाव दिखाई देता है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई। ग्रह हरित प्रभाव को अगर देखेंगे, अगर इसका मूल प्रभाव अगर देखा जाए, इसका प्रभाव क्या है, आखिर इसका प्रभाव पूछा, हम ये कहेंगे ये एक प्राकृतिक घटित होने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है, प्राकृतिक प्राकृतिक होने वाली प्रक्रिया है। प्राकृतिक तौर पर होने वाली प्रक्रियाओं के तहत इसको रखा जाता है, जिसके माध्यम से गर्मी को पृथ्वी की सतह के पास ग्रीन हाउस गैस जैसे मूल तौर पर कौन कौन सी गैसें आएंगी, हम ये कहेंगे जलवाष्प। जलवाष्प इसमें आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाए, मीथेन इसमें आ जाएगा, नाइट्रस आ जाएगा, ऑक्साइड आदि पदार्थों के द्वारा इसको शोषित किया। आमतौर पर आने वाली लघु तरंगें विकिरण के लिए पारदर्शित होती हैं, लेकिन लंबी तरंगें अवरक्त विकिरण को पूर्ण तौर से प्रभावित करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पृथ्वी को अक्सर ग्लोबल वार्मिंग ग्रह कहा जाता है। इसकी वजह से हम ये कहें कि पृथ्वी को अगर हम कहें तो पृथ्वी को एक नाम और दिया जाता है ग्रहों के तौर पर। पृथ्वी ग्रह तो है ही, लेकिन इसको ग्रीन ब्लॉक ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्थिति बिल्कुल अलग होती है। प्राकृतिक ग्रीन हाउस का प्रभाव के कारण ये ना तो कुछ बहुत गर्म होगी और ना ही बहुत ठंडी। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना तापमान जो है वो देखा जाए 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जा सकता है, जो कि पृथ्वी पर जीवन कायम रखने के लिए अत्यधिक ठंडा माना जाए।
पृथ्वी का औसत टेम्परेचर अगर देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि औसत टेम्परेचर लगभग 16 डिग्री के आसपास। मानव प्रेरित प्रभाव अगर देखा जाए, इसकी वजह से मानव प्रेरित प्रभाव, मानव प्रेरित प्रभाव की अगर हम बात करेंगे तो मानव प्रेरित जो प्रभाव है पिछली शताब्दियों में देखें हम तो मानव सक्रिय मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन को जलाने से, तो यहां पर हम कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन का जलना, जीवाश्म ईंधन को जलाने से भी कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैस पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। अगर बात करें वृद्धि हरित ग्रह प्रभाव की, तो वृद्धि हरित ग्रह प्रभाव को अगर आप देखेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं, प्राकृतिक हरित ग्रह प्रभाव है सौर विकिरण के चारों तरफ। ये क्या कर रहा है, अधिकांश विकिरण वायुमंडल से गुजरती हुई दिखाई देगी और फिर ये न्यून विकिरण ग्रह जैसे कम विकृत हो अवशोषित करती हुई दिखाई देगी। दूसरा, अगर सौर विकिरण का दूसरा प्रभाव देख रहे हैं तो ये अधिकांश ये अतिरिक्त हरित ग्रह गैस अधिकांश विकिरण को अवशोषित करती हैं और पुनः वृद्धि हरित ग्रह प्रभाव न्यून विकिरण वायुमंडल से होती हुई गुजरती हुई दिखाई देती हुई मिलती। यहां पर अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करेंगे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं और डीपली समझना चाहें, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग क्षमता इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ग्लोबल वार्मिंग क्षमता, ग्लोबल वार्मिंग क्षमता, ग्लोबल वार्मिंग क्षमता वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के द्वारा अवशोषित ऊष्मा को, तो वायुमंडल में हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडल में जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें ग्रीन हाउस गैस के द्वारा, ग्रीन हाउस गैस के द्वारा क्या करा जाए, ऊर्जा का क्या करा जाए, अवशोषित किया जाए, अवशोषित ऊष्मा को, अवशोषित ऊष्मा को क्या कहा जाएगा, ग्रीन हाउस क्षमता के नाम से। तो कार्बन डाइऑक्साइड के समान द्रव्यमान के द्वारा अवशोषित ऊष्मा की पूर्णांक के बराबर। तो ये मूल तौर पर हम कहें कि ये क्या कहलाएगा, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के तौर पर जाना चाहिए। ये नोट करने वाली बात है भी कार्बन डाइऑक्साइड के समान जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में अवशोषित होती है उसके समान द्वारा उसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान के द्वारा जितनी भी अवशोषित की जाए, अवशोषित ऊष्मा की गणना की जाती है, अवशोषित ऊष्मा का गुणांक होता है। यहां पर बात को समझेंगे, ग्रीन हाउस गैस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो वायुमंडलीय जीवन काल जो है इसका वो कितना है, तो आप कहेंगे सर इसका जीवन काल 50 से 200 वर्ष है। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कितनी है, वन है और प्राकृतिक स्रोत जीवाश्म ईंधन का उपयोग और भूमि उपयोग या सीमेंट इंडस्ट्री कंपनियां जो है वो इसमें आ सकती। मीथेन की बात करेंगे तो इसका जीवन काल 12 से 15 वर्ष हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता इसकी 21 है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग और कृषि में मूल तौर पर ये इसका स्रोत है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करेंगे तो इसका जीवन काल 120 वर्ष है। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता 310 है। अधिकांश कृषि 1/3 मानव गतिविधि के द्वारा दिखाई देता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग 209 तक जाती है, 1.5 से 209 वर्ष तक, और 150 से लेकर 11,700 ग्लोबल वार्मिंग इसकी क्षमता है। ओजोन क्षय के, ओजोन को नुकसान जब पहुंचता है उसके द्वारा इसका उत्सर्जन होता है। परफ्यूरोकार्बन की अगर हम बात करेंगे तो 2600 से लेकर 50,000 वर्ष तक इसका जीवन काल होता है और 6,500 से लेकर 9200 इसकी क्षमता होती है। प्राथमिक एल्यूमीनियम उत्पादक और अर्धचालक विनिर्माण के द्वारा इसका स्रोत के तौर पर देखा जा सकता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड की अगर हम बात करें तो यह 3200 वर्ष है और 23,900 इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है।
और अगर विद्युत शक्ति का उपयोग किया जाए तो वहां पर इस स्रोत के तौर पर ट्रांसमिशन, मैग्नीशियम तथा सेमीकंडक्टर के उद्योग के द्वारा हम कह सकते हैं कि इसका जो है मूल स्रोत के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक बात को समझेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने बात करी ग्रीन हाउस गैस की, तो वहां पर बात करेंगे जलवाष्प। जलवाष्प, आखिर जलवाष्प क्या? जलवाष्प की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस, तो हम ये कह सकते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस अगर किसे कहेंगे तो किसे कहेंगे? जलवाष्प को। केवल दीर्घकालीन स्थलीय विकिरण, रात के दौरान पृथ्वी के द्वारा जो उत्सर्जित अवरक्त विकिरण या गर्मी होती है को ही अवशोषित नहीं करता, बल्कि लघु तरंगों और विकिरण को भी करता का एक हिस्सा है जिसको वो मूल तौर पर अवशोषित करता हुआ दिखाई। पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने पर यह बढ़ता है, तो ये ध्यान समझेंगे। अगर पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर अगर वायुमंडल गर्म होगा, वायुमंडल अगर गर्म है तो क्या कहा जाएगा? तो ये कार्बन होने पर ये मूल तौर पर क्या होगा? जल वाष्प जो है, जल वाष्प बढ़ता हुआ दिखाई। किंतु कार्बन डाइऑक्साइड की तरह शताब्दियों तक बना नहीं रहता, जलवाष्प कुछ समय तक ही बना रहता है। तो जीवन काल अगर देखें इसका, जीवन काल कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, निश्चित समय नहीं है, निश्चित थोड़े बहुत समय के लिए मूल तौर पर यह बनता। यहां पर अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, बात की जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो इसका प्राकृतिक संसाधन अगर देखेंगे तो वो बात मैंने बताई, जलवायु विस्फोट के द्वारा, श्वसन पौधों के द्वारा, पशु तथा मानव श्वसन के द्वारा। तो मूल तौर पर हम ये कह सकते हैं ज्वालामुखी, ज्वालामुखी हो जाएगा, पशु मानव श्वसन आ जाएगा, पेड़ पौधे आ जाएंगे, सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मानव गतिविधियों के द्वारा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, प्राकृतिक गैस का स्रोत, मूल तौर पर कहेंगे तो ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं मीथेन की। बात अगर हम करेंगे मीथेन की तो मीथेन का सबसे ज्यादा सटीक स्रोत जो माना जाएगा वो आर्द्र भूमि सबसे बड़े स्रोत के तौर पर। आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि क्या है? इसका सटीक स्रोत माना जाए आर्द्र भूमि। उच्च कार्बनिक पदार्थ तथा कम ऑक्सीजन स्तर वाले जलाशय या तालाब भी माइक्रोविलियन क्षरण के माध्यम से मीथेन का उत्पादन करते हैं। यहां पर अगर हम बात करेंगे वैश्विक मीथेन की, अगर हम बात करते हैं उसको अगर थोड़ा समझते हैं, वैश्विक मीथेन 2017 के आंकड़े हैं ये, उसके आधार पर देखेंगे जीवाश्म ईंधन का उत्पादन उद्योग क्या है भाई? इंडस्ट्रियल हो गया, कृषि अवशिष्ट क्षेत्र आ जाएगा, बायोमास या बायो ईंधन आ जाएगा, आर्द्र भूमि इसके अंतर्गत आ जाएगा, अन्य प्राकृतिक उत्सर्जन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो हमें कह सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक फ्लक्स इसके अंतर्गत आ जाएगा, नेचुरल फ्लक्स आ जाएगा, और नेचुरल तथा एंथ्रोपोजेनिक फ्लक्स भी मूल तौर पर हम कहेंगे इसके उत्पादक के तौर, स्रोत के तौर पर जाने जा सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, बात अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड की करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी नाइट्रोजन चक्र के हिस्से के रूप में मौजूद। प्रारंभिक उद्योग के चक्र देख सकते हैं, मुख्य रूप से मिट्टी या महासागरों में नाइट्रोजन को तोड़ने वाले बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड जो बनता है वे पृथ्वी का पूरा चक्र देखेंगे तो पृथ्वी नाइट्रोजन चक्र का एक हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं ना, पृथ्वी जो है
नाइट्रोजन चक्र का एक हिस्से में आती है। इसके स्रोत की बात करें तो जैसे मैंने अभी बताया, जितने भी हम कह सकते हैं मिट्टी और महासागर, जितने भी हैं, इनमें जितने भी मिट्टी और महासागर हैं पूरी पृथ्वी पर, में देखा जाए तो महासागर में नाइट्रोजन को तोड़ने वाले, इनमें जितने भी नाइट्रोजन को तोड़ने वाले, नाइट्रोजन को जो तोड़ने वाले आपके बैक्टीरिया हैं, से उत्पन्न, ये क्या होती है? ये मूल तौर पर उत्पन्न होती है। मानव गतिविधि हो सकती है, कृषि हो सकता है, भूमि उद्योग हो सकता है, भूमि औद्योगिक गतिविधियों के दौरान हो सकता है। तो ये सभी के सभी कारण जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड के अंतर्गत। यहां पर हम इसको थोड़ा ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ हम वैश्विक नाइट्रोजन बजट की अगर हम बात करें तो वायुमंडल प्रचुर परिवर्तन की अगर हम बात करेंगे तो जलवायु तथा मानव प्रभाव, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव होगा, वायु दहन का प्रयोग किया जा सकता है, धीरे निर्माण के कारण बाद प्रभाव आ सकता है, अवशिष्ट तथा अवशिष्ट जल इसमें आ जाएगा, बिजली का चमकना तथा वायुमंडल का उत्पादन इसमें आ सकता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन भूमि का जमाव इसमें आ सकता है, सतह पर सिंक आ सकता है, प्राकृतिक मृदा आ सकता है। तो ये सभी के सभी हम कह सकते हैं एंथ्रोपोजेनिक स्रोत इसके अंतर्गत आ सकते हैं, और प्राकृतिक स्रोत भी इसके अंतर्गत मूल तौर पर हम कह सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड के उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसी तहत अगर हम देख सकते हैं तो सबसे मेन आता है आपके लिए ओजोन। ओजोन की अगर हम बात करते हैं, ओजोन, ओजोन को अगर देखेंगे तो अधिकांश ओजोन समताप मंडल में मौजूद है। ओजोन की अगर हम बात करेंगे तो इसको थोड़ा वायुमंडल में अगर देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल, फिर आपका समताप मंडल। तो ये यहां पर पाई जाती है। तो अधिकांश अगर देखा जाए, अधिकांश अगर देखेंगे तो आप ये कहेंगे अभी 8 से 18 किलोमीटर, यहां पर लगभग 50 किलोमीटर हम कह सकते हैं। तो ये ज्यादा क्षेत्र जो पाया जा रहा है, तो आप ये कहेंगे ज्यादा क्षेत्र जो पाया जा रहा है वो कहां पाया जा रहा है? समताप मंडल। अधिकांश अगर पूछा जाए, अधिकांश कहां पाई जाती है, तो हम ये कहेंगे कि अधिकांश जो पाई जाती है वो आपकी समताप मंडल में मूल तौर पर पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन के बाद सबसे महत्वपूर्ण मानव हित ग्रीन हाउस गैसों में इसको काउंट किया जाए। ओजोन पृथ्वी के अवरत विकिरण या ऊष्मा को कह सकते हैं अवशोषित करती है, और सतह में अंतरिक्ष में आने वाले विकिरण की मात्रा को भी क्या करती है? ये कम करती है। बात करते हैं हम कि अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक कौन कौन से। अक्सर यहां से क्वेश्चन बनता है। अल्पकालिक, अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक, अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक, अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक जिनमें वायुमंडल में अपेक्षाकृत कम जीवन काल होता है। तो यहां पर वो कहेंगे जिनका वायुमंडल में कम जीवन काल हो, कम जीवन काल हो, उसको इसके अंतर्गत रखा जाए। कुछ दिनों से लेकर कुछ दशकों तक ज्यादा जलवायु का बारे में प्रभाव भी डालते हो। ब्लैक कार्बन सबसे एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? ब्लैक कार्बन सबसे एक्टिव है। क्षोभ मंडल, ओजोन, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वैश्विक हरित गृह प्रभाव की वृद्धि में मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक ही वो कहना चाहिए कि यह मानव स्वास्थ्य, कृषि तथा पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न हानिकारक प्रभाव भी मूल तौर पर डालते हैं। अन्य जलवायु अल्पकालिक प्रदूषकों में बात करें के तौर पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन,
तो मूल तौर पर HPCl, ये भी इसका एग्जाम्पल के तौर पर अन्य में हम इसको रख सकते हैं। हम थोड़ा इसको ऐसे समझने की कोशिश करें। मानवीय स्रोत की बात करें, ब्लैक कार्बन की बात करें तो ब्लैक कार्बन भाई दिन का समय है। मीथेन की बात करें तो 12 साल इसका जीवन काल है। सतही ओजोन की बात करें तो साप्ताहिक जीवन काल होता है इसका। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HPCH बोरा 15 साल उपयोग के आधार पर इसको डिसाइड किया जाए। वायुमंडल जीवन काल इसका मानव गति स्रोत के आधार पर इनको डिसाइड किया रहा है। स्थानीय प्रभाव क्षेत्रीय और वैश्विक आधार पर इसको इस आधार पर हम समझ सकते हैं। यहां पर हम इसको थोड़ा और समझना चाहें तो देख सकते हैं वायु प्रदूषण का कृषि तथा परिस्थिति पर इसका अगर प्रभाव देखें तो ब्लैक कार्बन एवं सामूहिक प्रदूषक की अगर हम बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं अवरुद्ध प्रकाश संश्लेषण के लिए या पादप कोशिका को क्षति पहुंचाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। वर्षा तथा मौसमी पैटर्न में बदलाव आता है और औसतन 15% मुख्य फसलों के उत्पादन को क्या करता है, प्रभावित करता है। फसल उत्पादन में कमी, खाद्य पदार्थ के पोषण तथा गुणवत्ता में भी मूल तौर पर यह प्रभाव डालता हुआ दिखाई देता है। यहां पर ब्लैक कार्बन की मैं बात कर रहा था। अगर बात करता हूं ब्लैक कार्बन की कि आखिर ब्लैक कार्बन क्या है, ब्लैक कार्बन, इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर ब्लैक कार्बन, ब्लैक कार्बन की बात करें तो ब्लैक कार्बन कालिख का एक प्रमुख घटक है। जीवाश्म ईंधन तथा बायोमास के अधूरे दहन से उत्पन्न होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन को जलाया जाए, इसके साथ साथ बायोमास, इन दोनों को जलाया गया। जलाने पर जलन कैसा हो, जब इनको जलाया जाए तो अधूरा दहन हो। अधूरा दहन से जो बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, ब्लैक कार्बन का। ये डीजल कारों में बात करेंगे, डीजल कारों में, ट्रकों में, जहाजों में, आवासीय स्टोव में, जंगल की आग, कृषि, वनों की आग और कुछ औद्योगिक संबंध भी इसमें शामिल होते हैं। इसका जलवायु पर तापमान प्रभाव जो है कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर 460 से लेकर 150 गुना अधिक मजबूत हो। अब यह कह सकते हैं कि वायुमंडल में अगर इसको हम देखेंगे तो वायुमंडल में अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से अगर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग हम इसको ये कहेंगे कि ये लगभग 460 से लेकर 460 से लेकर 1500 गुना अधिक प्रभाव डालता। 460 से लेकर 1500 गुना इसका जीवन कुछ दिनों के लिए लेकर होता है और कुछ सप्ताहों तक हो सकता है। साप्ताहिक तौर पर हम इसको कह सकते हैं कि इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट क्या कहती है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक वार्षिक रिपोर्ट है। यूएनईपी की वार्षिक रिपोर्ट इस सदी में ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो 2 डिग्री से नीचे सीमित करने तथा 1.5 डिग्री हासिल करने के पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप अनुमानित साप्ताहिक स्तरों के बीच अंतर को मापती है। उत्सर्जन को 5 प्रमुख आर्थिक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक। इसमें ऊर्जा आ जाएगा, आपूर्ति आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा, कृषि आ जाएगा और भूमि उपयोग आ जाएगा। भूमि उपयोग परिवर्तन तथा मानवीय परिवहन और भवन निर्माण मूल तौर पर इसके अंदर आप उभरते हुए दिखाई देंगे। बात करते हैं आखिर कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को अगर हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1972 में 1972 मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्थापित किया, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से, स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से इसको सटीक तौर पर जाना जाता।
ये वैश्विक पर्यावरण एजेंड निर्धारित करता है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सतत विकास को बढ़ावा देता है तथा वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में भी ये मूल तौर पर काम करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनएपी के शाखीय निकाय के तौर पर जाना जाता है। हेड ऑफिस पूछा जाए नैरोबी में, तो हेड ऑफिस कहां पर है? नैरोबी, केन्या, अफ्रीका में। यूएनएपी के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, वार्षिक सीमित रिपोर्ट और वैश्विक पर्यावरण आउटलुक पर भी प्रभावित करती है। कार्बन पद चिन्ह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन पद चिन्ह क्या होता है। कार्बन पद चिन्ह, कार्बन पद चिन्ह WHO की अगर हम बात करें, WHO के अनुसार अगर हम बात, WHO के अनुसार कार्बन पद चिन्ह जीवाश्म ईंधन के जलने से, ये कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन के जलने से जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, उस मात्रा पर क्या हो, उस मात्रा पर लोगों की गतिविधि को प्रभावित करता, लोगों की गतिविधि का मापन और इससे टन में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रभाव के रूप में व्यक्त किया। इसे आमतौर पर प्रति वर्ष उत्सर्जित होने वाले जो टन कार्बन डाइऑक्साइड रूप में मापा जाता है, ये एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस सहित कई टन कार्बन डाइऑक्साइड समझौता गैसों के द्वारा पूरक के तौर पर जाना जाता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं, बात आती है चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस उत्सर्जक है। तो यहां पर पूछा जाए ग्रीन हाउस उत्सर्जक, ग्रीन हाउस उत्सर्जक में अगर हम बात करेंगे, हम ये कहेंगे चीन तथा यूएसए के बाद भारत का स्थान आता उत्सर्जन के तौर, उत्सर्जन के मामले में बिजली क्षेत्र सबसे बड़ा उत्सर्जन। अगर क्षेत्र की बात करेंगे, बिजली क्षेत्र सबसे बड़ा जो निकल कर आता है वो बिजली क्षेत्र। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल की अगर हम बात, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल की अगर हम बात, तो 1998 में की बात हो रही है बेटा, 1998 की वो दौर में वर्ल्ड रिसोर्सेज इंडस्ट्रियल तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर स्टेबल डेवलपमेंट के द्वारा विकसित किया गया। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने तथा प्रतिबद्ध करने के लिए व्यापक रूप से आयोग किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय लेख का उपकरण करता है। पूरी तौर पर हम कह सकते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जितने भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी गैसें मूल तौर पर इसमें आती, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये सभी गैसों को इसके अंतर्गत प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा। जलवायु परिवर्तन का अगर प्रभाव देखा जाए, इसका प्रभाव क्या होगा, तो जलवायु परिवर्तन का अगर प्रभाव देखेंगे, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
तो वैश्विक स्तर पर देखा जा सकता है, वैश्विक स्तर पर प्रभाव प्रभाव देखा जा सकता है। वैश्विक स्तर पर देखेंगे, जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैस की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे वैश्विक स्तर का तापमान भी बढ़ता है। दूसरी बात करें, कुल तौर पर समुद्र का टेम्परेचर बढ़ना, भयंकर तूफान का आना, ये तूफान इसमें आ जाएगा, भयंकर तूफान आ जाएगा, समुद्र का टेम्परेचर, आदि सभी चीजों का सीधा प्रभाव वहां पर उभरता हुआ दिखाई दे। यहां पर हम बात करें, प्रभाव की बात करेंगे, महासागर की बात करेंगे, तो महासागर का अम्लीकरण इसमें आ सकता है। महासागर में हम देखेंगे तो महासागर का अम्लीकरण इसमें आ जाएगा, टेम्परेचर की वजह से भाई वहां पर अम्लीकरण तो प्रभाव दिखाई देता हुआ दिखाई दे। महासागर में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को अवशोषित करता है और इससे वायुमंडल से दूर रखता है, लेकिन अधिक कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र को अधिक अम्लीय बनाता है, तो समुद्रीय जीवन तथा प्रवाल को खतरे के रूप में देखा जाता है। अगर हम पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करते हैं, तो यह हम समझ सकते हैं कि पड़ोसी देशों की बात करें तो अफगानिस्तान 81, श्रीलंका 132वें नंबर पर है, चीन 160, नेपाल 162, पाकिस्तान 176, बांग्लादेश 177, भारत जो है 180 स्तर पर आता है। वैश्विक पर्यावरण सूचकांक के आधार पर इनका हम आकलन करें। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की अगर हम बात करते हैं, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है। ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है, अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है, जो पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा देशों के सतत विकास को तो क्या करता है? पर्यावरण, स्वास्थ्य प्लस सतत विकास तो क्या करता है? मापता है। प्रदेश ये द्विवर्षीय सूचकांक है। ये द्विवर्षीय सूचकांक है, हर 2 वर्ष के बाद इसको आंका जाता है, तथा 2002 में वैश्विक आर्थिक मंच के बाद के द्वारा इसको लाए गए। यहां पर अगर हम बात करते हैं, बात आती है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की। अगर हम बात कर रहे हैं, बात करेंगे दो, तो अब इसकी अगर हम बात करें तो इसका प्रकाश पर का विषय देखा जाए तो इसका विषय था प्रकाशन वर्ष 2005 में प्रतिवर्ष किया जाता था। शुरुआत जो करी गई वो कब करी गई? 2005 से करी गई, जो देशों के जलवायु प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक संयुक्त निकाय के रूप में जाता। इसने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीतियों की पारदर्शिता बढ़ाई तथा अलग अलग देशों के जलवायु संरक्षण प्रयासों की तुलना करने तथा प्रगति रखने में सक्षम। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन बिंदु को समझना कि आखिर जलवायु परिवर्तन बिंदु क्या है। जलवायु परिवर्तन बिंदु, जलवायु परिवर्तन बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जलवायु प्रणाली के लिए एक गंभीर सीमा का निर्धारण करता है, तो ये निर्दिष्ट करता है कि वैश्विक या क्षेत्रीय जलवायु का स्तर सीमित है या दूसरी स्थिति की ओर बदल रहा है, एक स्तर को मापता है। यहाँ पर इसके द्वारा मापन किया जाता है कि मूल तौर पर एक दायरा है और उसके बाहर मूल तौर पर देखें तो इसके बाहर तो नहीं जा रहा है, मापन करता है जलवायु परिवर्तन बिंदु निश्चित। यहाँ पर अगर हम समझेंगे, बात आएगी कि महासागरीय अम्लीकरण की बात मैंने आपके साथ करी थी, वहां मैंने बताया था कि लंबे समय तक समुद्र के पीएच पे कमी आ जाती है, जो मूल तौर पर उसमें कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वहां पर जीव जंतु को मूल तौर पर प्रभावित करता है। हम इसको थोड़ा ऐसा समझ सकते हैं, अगर हम बात करते हैं
तो ये पीएच मान की बात अभी मैंने आपसे कही, भाई ये किसी तरह पदार्थ के घोल की अम्लता की क्षारता को मापता है। दूसरी बात अगर हम करें, किसी विलयन का पीएच 0 से लेकर 14 के पैमाने पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोलिक्स आयनों की साध्यता को दर्शाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, और ये H प्लस आयन और H की संख्या की साध्यता के आधार पर उदासीन होता है। अम्लीय घोल के साथ H आयन वाले उच्च पॉजिटिव वाले होते हैं, जबकि क्षारीय के साथ OH आयन वाली उच्च साध्यता जो होती है वो अलग होती है। यहां पर हम समझ सकते हैं कि प्राकृतिक तौर पर अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी कार्बोनिक एसिड का उत्पादन करते हैं और हाइड्रोजन और वायु कार्बोनेट आयन के रूप में टूटते हैं, जिससे अधिक हाइड्रोजन आयन बनते हैं और पानी अम्ल की मात्रा में अधिकता के तौर पर बनता हुआ दिखाई देता है, जिससे समुद्र में अम्लीकरण की मात्रा बढ़ती हुई दिखाई। यहां पर इसके प्रभाव की बात करें, जब समुद्र का जल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया की संयुक्त श्रृंखला उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है और हाइड्रोजन आयन अपेक्षाकृत उक्त मात्रा में हल्के हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, बात आती है आखिर कि मूल्य तौर पर अगर हम इसको देखें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। महासागरीय अम्लता की बात करेंगे तो समुद्र का पीएच मान 1800 के उत्तरद अम्लीय प्रकृति, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड की न्यून सांद्रता, हाइड्रोकार्बन की वजह से ये सभी अम्ल टूटते हैं, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उच्च सदन जब बनता है उसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये मूल्य तौर पर जो टूटता हुआ दिखाई देगा वो अम्लीय तौर पर दिखाई देगा, अम्लता की मात्रता को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओजोन परत का क्षयीकरण देखें। ओजोन के बारे में जानेंगे आखिर ओजोन का क्षरण होने से क्या प्रभाव। तो हम बात करते हैं यहां पर कि आखिर ओजोन ओजोन क्या है? भाई ओजोन पृथ्वी की रक्षा करता है। दो तरह के ओजोन होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक मानव कृत्रिम द्वारा। भाई नेचुरल जो है वो क्या करता है, पृथ्वी के बाहर एक एक सुरक्षा कवच है जो पृथ्वी की सुरक्षा करता है, परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। ओजोन की अगर हम बात करें, एक गैस है जो वायुमंडल को दो अलग अलग परतों में पाई जाती है, क्षोभ मंडल और समताप। क्षोभ मंडल में जीवाणु भाई जीने की स्तर पाई जाती है, हम लोग सब कहाँ रहते हैं? क्षोभ मंडल में रहते हैं। समताप मंडल की बात करें, पतली परत बनी हुई है वहां पर, और मूल तौर पर देखें तो वहां पर टेम्परेचर जो मूल तौर पर देखा जाए समान रहता है, और मूल तौर पर देखें 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक वहां पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत की अगर हम बात करेंगे तो ओजोन की अगर हम बात करें तो ओजोन हम मूल तौर पर कहेंगे कि ये आपका भाई क्षोभ मंडल और समताप मंडल 18 से लेकर 35 किलोमीटर की रेंज में ये मूल तौर पर पाया जाता है। ओजोन मूल तौर पर देखें तो अधिकांश तौर पर पूछा जाए कहां पाया जाएगा तो कहा जाएगा कि ये जो पाया जाएगा ये आपका समताप मंडल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओजोन परत का क्षय की अगर हम बात करते हैं, ओजोन परत का जो क्षय है वो आपका CF अणु के रूप में, ओजोन के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, क्लोरो मोनोऑक्साइड के रूप में मूल तौर पर इसका क्षरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये था आपका छोटा सा टॉपिक। ये टॉपिक आपका मैंने किया कंप्लीट। आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, लेकिन जाते जाते जरा इन प्रश्नों के आंसर देते हुए जाइए कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण का कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। एक क्वेश्चन और बच्चों आपके लिए, ये क्वेश्चन है कि लिख कर दिखाना है, अम्ल वर्षा से आप क्या समझते हैं? अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव का उल्लेख करते हुए इससे निपटने की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करें। तो यह था आज आपका टॉपिक, और मैं आशा करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इस बिंदु के लिए। तो चलिए जल्दी आता हूं नई वीडियो के साथ, और वहां पर हम चर्चा करेंगे नई टॉपिक पर। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।